फॉर अ गिवन साइकिल द वर्क डन ड्यूरिंग आइसोबारिक प्रोसेस। तो एक आइसोबारिक प्रोसेस में हमें ग्राफ दे रखा है। किसका ग्राफ है? एक ग्राफ है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ में जो साइकिल का एरिया होता है वही वर्क डन होता है। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ साइकिल। अरे हाँ कि ना? तो सिंपल है, वर्क डन निकालेंगे एरिया ऑफ साइकिल कैसे निकालेंगे? एक ट्रायंगल बन गया, तो ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस ले लेंगे, ये बेस हो गया, तो बेस हो जाएगा 3 - 1। तो 3 - 1 ये बेस हो गया, और हाइट हो जाएगी ये वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो 3 और इसे लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻²। तो हाइट आ जाएगी 3 - 1 इंटू 10⁻²। तो वर्क डन क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू 3 - 1 2 इंटू 2 इंटू 100। तो एक 2 से एक 2 कट गया, तो वर्क डन आ जाएगा 200 जूल। तो वर्क डन यहाँ से मिल गया हमें 200 जूल। ऑप्शन नंबर ए। A container of volume 200 cm³ contains 0.2 mole of hydrogen gas and 0.3 mole of argon gas. The pressure of the system at temperature 200 Kelvin. क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम है 200 cm³, उसमें 0.2 मोल हैं हाइड्रोजन गैस के और 0.3 मोल हैं आर्गन गैस के, और टेम्परेचर है 200 केल्विन। तो लिख लेते हैं, वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम है 200 cm³। इसे SI यूनिट में बदलेंगे मीटर क्यूब में, तो आ जाएगा 200 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर³ यहाँ के ना। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दे रखे हैं 0.2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गन दे रखा है 0.3, और टेम्परेचर दे रखा है 200 केल्विन। हमें निकालना है प्रेशर। तो प्रेशर, कुछ प्रेशर होगा हाइड्रोजन की वजह से, कुछ प्रेशर होगा आर्गन की वजह से। तो टोटल प्रेशर क्या आ जाएगा? P टोटल। तो P टोटल आ जाएगा प्रेशर ड्यू टू हाइड्रोजन गैस प्लस प्रेशर ड्यू टू आर्गन। अरे यहाँ के ना। और प्रेशर इक्वल टू क्या? PV क्या होता है? PV इक्वल टू होता है nRT। तो यहाँ से प्रेशर हम लिख सकते हैं nRT/B। तो P टोटल आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इंटू R इंटू T/V प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गन इंटू R इंटू T/B। दोनों का वॉल्यूम सेम है क्योंकि दोनों एक ही कंटेनर में हैं, और एक ही कंटेनर में है तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो यहाँ से आ जाएगा NH2 प्लस NAR, कॉमन मिल जाएगा, इधर बचेगा RT/B। तो यहाँ से टोटल प्रेशर आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है 0.2, आर्गन के हैं 0.3, और R दे रखा है 8.3, टेम्परेचर है 200 केल्विन, और वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है 200 इंटू 10⁻⁻⁶। तो 200 से 200 कट गया, इधर आ गया 0.5 इंटू 8.3 इंटू 10⁻⁶। तो इधर आ जाएगा 41 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, और इधर आ गया 10⁻⁶। तो 4.15 10⁻⁶ पास्कल, क्योंकि सब कुछ SI यूनिट में डाला है। अगर सब कुछ SI यूनिट में डाला है तो प्रेशर की यूनिट आएगी पास्कल। तो 4.15 इंटू 10⁻⁶, ऑप्शन नंबर डी। अ कार्नोट इंजन हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 50%। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी 50% दे रखी है। व्हेन इट्स सोर्स इज एट टेम्परेचर 327 डिग्री सेल्सियस। सोर्स का टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर ऑफ सिंक हमें निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? परसेंटेज एफिशिएंसी हमें दे रखी है 50%, टेम्परेचर ऑफ सोर्स दे रखा है कितना है? 327 डिग्री सेल्सियस, और इसे अगर केल्विन में बदलेंगे तो आ जाएगा 327 प्लस 273, अरे हाँ कि ना।
और ये आ जाएगा 600 केल्विन। और टेम्परेचर ऑफ सोर्स हमें निकालना है, तो परसेंटेज एफिशिएंसी होता है 1 माइनस टी सिंक, टेम्परेचर ऑफ सिंक अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स, अरे हाँ कि ना, और इनटू 100। तो परसेंटेज एफिशिएंसी में दे रखी है 50 इक्वल टू 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक में निकालना है, मान लेते हैं टी, अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स है 600 और इनटू 100। तो यहाँ से इधर आ जाएगा 50 अपॉन 100 इक्वल टू 1 माइनस टी अपॉन 600, अरे हाँ कि ना। तो इसे काटेंगे, इधर आ गया 2, तो यहाँ से आ जाएगा टी अपॉन 600 इक्वल टू 1 माइनस 1/2, इसे लिख सकते हैं 1/2। तो टेम्परेचर इक्वल टू आ गया 600 डिवाइडेड बाई 2, टेम्परेचर इक्वल टू 300 केल्विन। और इसे अगर डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो आ जाएगा 300 माइनस 273 इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। An ideal gas follows a process described by equation PV square equal to C from the initial P1 B1 T1 to final P2 B2 and T2 thermodynamic state where C is constant। C क्या है? कांस्टेंट है। और एक आइडियल गैस दे रखी है, तो कुछ हमें प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन देखना है, प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन देखना है। तो अगर ये आइडियल गैस है तो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करेगी, जो कि होती है PV इक्वल टू nRT, अरे हाँ कि ना। और हमें दे रखा है PV स्क्वायर इक्वल टू C। रिलेशन किस में निकालना है? प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन हमें देखना है। प्रेशर अगर हम इस वाली इक्वेशन से देखें तो प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v², मतलब प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। इसका मतलब है अगर P1 ग्रेटर देन P2 है, दिस इम्प्लाइज दैट B1 इज लेस देन B2, अरे हाँ कि ना। प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा। तो इसमें देखते हैं P1 इज ग्रेटर देन P2, B1 इज ग्रेटर देन B2, नहीं, B1 इज लेस देन B2 होगा। तो ये तो नहीं हो सकता आंसर। अब रिलेशन हमें देखना है किसमें? प्रेशर और टेम्परेचर में। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन निकालना है। तो प्रेशर तो रहने देते हैं, वॉल्यूम की जगह पे इस वाली इक्वेशन से वॉल्यूम की वैल्यू डाल देंगे। तो बी स्क्वायर की जगह पे हम क्या डाल देंगे? nRT/P, अरे हाँ कि ना। तो nRT/P ये वॉल्यूम की वैल्यू है जो हमने आइडियल गैस इक्वेशन से निकाली है, और इसका स्क्वायर इक्वल टू C। तो यहाँ से आ जाएगा P n स्क्वायर R स्क्वायर T स्क्वायर बाई P स्क्वायर। तो एक P से एक P कट गया, इक्वल टू C। तो यहाँ से आ जाएगा n स्क्वायर R स्क्वायर T स्क्वायर इक्वल टू P टाइम्स C। nR कांस्टेंट है और इसमें C कांस्टेंट है, इसका मतलब है T स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। दिस इम्प्लाइज दैट अगर T बढ़ेगा तो P भी बढ़ेगा। अगर T1 ग्रेटर देन T2 है तो P1 ग्रेटर देन P2 होना चाहिए, अरे हाँ कि ना। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो देखते हैं, P1 इज ग्रेटर देन P2, P1 का प्रेशर ज़्यादा है, P का प्रेशर मतलब 1 का प्रेशर ज़्यादा है, तो 1 का टेम्परेचर भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन इसमें 1 का टेम्परेचर कम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला भी नहीं होगा। अब वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन देखते हैं। तो क्या दे रखा है? PV स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन निकालना है तो प्रेशर की जगह पे हमें टेम्परेचर वाला टर्म लाना पड़ेगा। तो हम इस वाली इक्वेशन से प्रेशर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? nRT, और B को नीचे लिए जाएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा nRT/B इंटू V स्क्वायर, अरे यहाँ के ना, इक्वल टू C। एक B से एक B कट गया, तो इधर आ गया nRT/B इक्वल टू C। तो nR कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है, इसका मतलब है T इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, अरे हाँ कि ना।
तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। इसका मतलब है अगर T1 ग्रेटर देन T2 है तो B1 इज लेस देन B2 होना चाहिए। अगर टेम्परेचर 1 का ज़्यादा है तो वॉल्यूम 1 का कम होगा। तो देखते हैं, इसमें वॉल्यूम 2 का ज़्यादा है तो टेम्परेचर 1 का ज़्यादा होना चाहिए, तो ये वाला भी गलत। ऑप्शन नंबर डी यही हो जाएगा। देख लेते हैं, अगर वॉल्यूम दूसरे का वॉल्यूम ज़्यादा है तो दूसरे का टेम्परेचर कम होना चाहिए, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। An ideal gas undergoes 4 different processes from same initial state as shown in figure below. These processes are adiabatic, isothermal, isobaric and isochoric. The curve which represent adiabatic process. तो क्वेश्चन में हमें प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम एक ग्राफ दे रखा है जिसमें 4 प्रोसेस हैं। कौन सी? एडियाबैटिक है, आइसोथर्मल है, आइसोबारिक है, आइसोकोरिक है, और हमें एडियाबैटिक पता करना है। अगर हम फोर्थ वाली प्रोसेस देखें तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर ये है प्रेशर, और प्रेशर पूरे प्रोसेस में कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये क्या हो गई? ये हो गई आइसोबारिक। फोर्थ वाली प्रोसेस हो गई आइसोबारिक। और अगर इस वाले में देखें 1 में, तो 1 में पूरी प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये वॉल्यूम इतना ही वॉल्यूम है पूरी प्रोसेस में। तो 1 वाला क्या हो गया? 1 वाला हो गया आइसोकोरिक, अरे हाँ कि ना। फोर्थ वाला होगा आइसोबारिक, 1 वाला हो गया आइसोकोरिक। अब बचा दूसरा और तीसरा। अब जिसमें ज़्यादा स्लोप होगा, अगर इसमें देखें तो ये थीटा हो गया, ये थीटा 2 हो गया, ये थीटा 1 मान लेते हैं। अगर इसमें स्लोप देखें तो 2 वाले का स्लोप ज़्यादा है, ये जल्दी गिर रहा है। जिसका स्लोप ज़्यादा होता है वो एडियाबैटिक होती है। तो जिसका इसमें दूसरे वाले का स्लोप ज़्यादा है तो दूसरा वाला होगा एडियाबैटिक, और इसका स्लोप कम है तो ये हो जाएगा आइसोथर्मल। आया कि नहीं आया? इसमें फोर्थ वाले में प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबारिक हो गया, फर्स्ट वाले में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक हो गया। अब बची 3 और 2, जिसमें स्लोप ज़्यादा होगा वो एडियाबैटिक होगी। तो स्लोप दूसरे वाले में ज़्यादा है तो दूसरा वाला एडियाबैटिक हो जाएगा, और हमें एडियाबैटिक ही बताना है, तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। The PV diagram for an ideal gas in a piston cylinder assembly undergoes a thermodynamic process is shown in the figure. The process is, तो एक PV में ग्राफ दे रखा है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ दे रखा है। अगर हम इसमें देखें तो प्रेशर यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रेशर कांस्टेंट है, क्योंकि प्रेशर वाला इतना ही प्रेशर है, ये पूरी प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है। प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा? आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। टू सिलेंडर ए एंड बी ऑफ इक्वल कैपेसिटी, 2 सिलेंडर हैं ए और बी जिनकी कैपेसिटी इक्वल है, मतलब दोनों का वॉल्यूम बराबर है। आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाई स्टॉप कॉर्क, एक स्टॉप कॉर्क से कनेक्टेड हैं। ए कंटेन्स एन आइडियल गैस एट टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे है। बी इज कम्प्लीटली इवैक्यूएटेड, इंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, द स्टॉप क्लॉक इज सडनली ओपनड, द प्रोसेस इज। क्वेश्चन में दे रखा कि 2 सिलेंडर है हमारे पास ए और बी, और ए में है एक आइडियल गैस, और जो बी वाला है वो है वैकेंट, खाली है, और एक स्टॉप कॉर्क से कनेक्टेड है, और ये पूरा जो सिस्टम है वो थर्मली इंसुलेटेड है। अगर थर्मली इंसुलेटेड है तो टेम्परेचर चेंज क्या होगा? 0। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, और क्योंकि ये बिल्कुल इनका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा, तो मास चेंज क्या होगा? मास चेंज भी 0 हो जाएगा। मास चेंज भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। इसमें से आइडियल गैस यहाँ से निकल के यहाँ तक जाएगी, लेकिन इस सिस्टम के बाहर नहीं जाएगी। अगर सिस्टम के बाहर नहीं जाएगी तो मास क्या हो गया? मास कांस्टेंट हो गया, मास चेंज 0 है, और टेम्परेचर चेंज भी नहीं होगा क्योंकि थर्मली इंसुलेटेड है। तो मास भी चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा, तो एडियाबैटिक हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए। द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन डिपेंड ऑन, एफिशिएंसी कार्नोट इंजन की होती है ईटा इक्वल टू 1 माइनस टी सिंक अपॉन टी सोर्स। तो टेम्परेचर ऑफ सिंक पे भी डिपेंड करता है और सोर्स के भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है एफिशिएंसी। तो टेम्परेचर ऑफ सिंक ओनली ये तो नहीं होगा, टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नो, टेम्परेचर ऑफ सोर्स ओनली ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब्ड नॉर रिलीज्ड, मतलब हीट रिलीज भी ना हो और एब्जॉर्ब भी ना हो। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में ऐसा होता है, ना तो हीट रिलीज होती है ना एब्जॉर्ब होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वन ग्राम ऑफ वाटर ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब एट 100 डिग्री सेल्सियस इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम, ठीक है, एट सेम टेम्परेचर अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर दे रखा है 1 × 10⁵ पास्कल। वॉल्यूम ऑफ स्टीम फॉर्म्ड इक्वल्स 1671 सेंटीमीटर क्यूब, द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर 2256 जूल पर ग्राम, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें निकालना है। तो क्या निकालना है, डेल्टा यू निकालना है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या होता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू, अरे हाँ कि ना, यही होता है ना फर्स्ट लॉ। तो यहाँ से अगर हम डेल्टा यू निकालना चाहें तो डेल्टा यू इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्लू, अरे हाँ कि ना। तो क्योंकि 1 ग्राम ऑफ वाटर जो है वो स्टीम में चेंज हो रहा है, स्टीम में चेंज हो रहा है मतलब इसकी स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है तो हीट के लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, अरे हाँ कि ना, और माइनस, और क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है तो वर्क डन हो जाएगा P इंटू डेल्टा वी, अरे हाँ कि ना। तो मास कितना दे रखा है, मास ऑफ वाटर दे रखा है 1 ग्राम इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दे रखा है 2256, तो इधर आ गया 2256 माइनस प्रेशर दे रखा है 1 × 10⁵ इंटू वॉल्यूम दे रखा है 1 ग्राम ऑफ वाटर कन्वर्ट हो रहा है 1671 सेंटीमीटर क्यूब में। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम है 1 ग्राम, फाइनल वॉल्यूम है 1671 सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम तो सेम होता है लगभग, तो यूनिट का चेंज कोई दिक्कत नहीं। तो चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा 1671 माइनस 1, और ये है सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन एसआई यूनिट में अगर हम करना चाहें तो इधर आ जाएगा 10⁻⁻6, अरे हाँ कि ना। कैसे लिखा, प्रेशर में दे रखा है इतना, वॉल्यूम चेंज क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम है 1 ग्राम, फाइनल वॉल्यूम है 1671 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब हो या ग्राम हो लगभग सेम चीज़ होती है। तो चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो लिख दिया। और ये सेंटीमीटर क्यूब में आया है, सेंटीमीटर क्यूब को अगर मीटर क्यूब में बदलेंगे तो 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा 2256 माइनस 1670 इंटू 10⁻⁻1, अरे यहाँ के ना। तो इधर आ गया 2256 माइनस 167, तो इधर आ जाएगा 9, और इधर बचा 4 और 4 8, 1 में से 1 का 0, और इधर आ गया 289 जूल, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। A sample of 0.1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड नॉर्मल प्रेशर में दे रखा है इतना, रिक्वायर्स 54 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी टू कन्वर्ट टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। इफ वॉल्यूम ऑफ स्टीम प्रोड्यूस्ड इज 167.1 क्यूबिक सेंटीमीटर, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो मास दे रखा है, मास कितना है वाटर का, वो है 0.1 ग्राम, और प्रेशर दे रखा है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और रिक्वायर्स 54 कैलोरी ऑफ हीट, मतलब डेल्टा क्यू हमें दे रखा है 54 कैलोरी,
कैलोरी को अगर एसआई यूनिट में बदलेंगे, मतलब जूल में बदलेंगे, तो 4.18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 54 इंटू 4.18 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसे इधर कर लेते हैं, 4.18 इंटू 54, 4 8 32 की 2, 4 4 और 3 7, 4 चौको 16, 5 6 40, 5 कन 5 और 4 9, 5 8 5 चौको 20। तो इधर आ गया 2 7 और 9 6 15, 1 2 और 2 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से डेल्टा क्यू हमने निकाल लिया 225.72 जूल। डेल्टा क्यू यहाँ से निकल गया और हमें निकालना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू। तो डेल्टा क्यू क्या होता है? डेल्टा क्यू इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। अरे हाँ कि ना, तो डेल्टा यू क्या आ जाएगा? डेल्टा यू इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्लू। तो डेल्टा क्यू 225.72 माइनस डेल्टा डब्लू। डेल्टा डब्लू को लिख सकते हैं P इंटू डेल्टा बी, और प्रेशर कितना दे रखा है? 1.03 इंटू 10⁵। इसे अगर अप्रॉक्स लिखेंगे तो आ जाएगा 10⁵। अरे हाँ कि ना। और वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है? फाइनल वॉल्यूम है 167.1 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब बोल दें या ग्राम बोल दें, सेम ही होता है। और इनिशियल है 0.1, तो चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा 167.1 माइनस 0.1। ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। मीटर क्यूब में बदलेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻⁶ से। तो यहाँ से आ जाएगा 225.72 माइनस 167 और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो इधर आ जाएगा 0.02 और यहाँ से इधर आ जाएगा 9, यहाँ 1 में से 1 गया 0 और यहाँ पे आ गया 2, तो 209 पॉइंट और ये आ गया जूल में, तो 208.7 अप्रॉक्स यही आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। The volume B of a monoatomic gas varies with its temperature as shown in the graph. The ratio of work done by the gas to the heat absorbed by it when it undergoes a change from state A to state B. सवाल में क्या दे रखा है कि एक गैस है जो A से लेकर B तक जाती है और इसमें हमें निकालना क्या है? रेशियो ऑफ वर्क डन, मतलब WY, रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द गैस टू द हीट एब्जॉर्ब। तो वर्क डन बाय क्यू निकालना है हमें। तो अगर हम यहाँ से देखें कोई गैस अगर A से B तक गई है तो PV इक्वल टू क्या है? nRT। अरे हाँ कि ना। और ये हमें ग्राफ दे रखा है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का। तो अगर हम यहाँ से BT निकालना चाहें तो BT इक्वल टू आ जाएगा NR/P। अरे हाँ कि ना। तो अगर ये BT क्या है? BT है इस ग्राफ का स्लोप, और इस ग्राफ का जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। चाहे हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, कहीं पर भी देख लें, BT कांस्टेंट है, मतलब स्लोप कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो ये वाला भी टर्म कांस्टेंट होगा, और इस वाले टर्म में NR तो पहले से कांस्टेंट है। इसका मतलब है P क्या है? कांस्टेंट। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? PV इक्वल टू होता है nRT और BT इक्वल टू हो जाएगा NR/P। अगर इस ग्राफ में देखें तो BT मतलब स्लोप जो है इसका कांस्टेंट है, तो ये वाला टर्म क्या हो गया? कांस्टेंट। इधर वाला टर्म अगर कांस्टेंट है तो इधर वाला भी टर्म कांस्टेंट होगा, और इसमें NR तो पहले से कांस्टेंट है, हमेशा होता है, तो प्रेशर भी कांस्टेंट होगा। यहाँ से मतलब पता चल गया कि ये जो प्रोसेस हो रही है वो आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक प्रोसेस में हम वर्क डन लिख सकते हैं NR/dt। अरे हाँ कि ना। और डेल्टा क्यू क्या लिख सकते हैं? डेल्टा क्यू लिख सकते हैं N/P/dt। अरे हाँ कि ना। तो dt से dt कट गया, n से n कट गया, तो W/Q आ गया R/CP। तो इधर आ जाएगा R/CP। क्या होता है? CP फॉर मोनोएटॉमिक गैस। CP फॉर मोनोएटॉमिक गैस होता है 5/2 इंटू R। तो R से R कट गया, तो W/Q यहाँ से क्या आ गया? W/Q आ जाएगा 2/5।
तो 2/5 ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। द एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में वर्क कर रहा है एक इंजन, तो उसकी एफिशिएंसी निकालनी है। तो ईटा इक्वल टू क्या होता है, परसेंटेज ईटा इक्वल टू होता है 1 - टी सिंक अपॉन टी सोर्स, अरे हाँ कि ना, और इंटू 100। तो यहाँ से आ जाएगा 1 - टी सिंक। सिंक जो होता है वो लोअर टेम्परेचर पर होता है, और लोअर टेम्परेचर क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट, और फ्रीजिंग पॉइंट लोअर टेम्परेचर होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन में बदलेंगे तो उसे लिख सकते हैं 273 केल्विन, अरे हाँ कि ना। तो इधर आ गया 273 अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स। तो टेम्परेचर ऑफ सोर्स होगा बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलेंगे तो आ जाएगा 373 केल्विन, अरे हाँ कि ना। और इधर आ गया 100। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 373 माइनस 273 अपॉन 373 इंटू 100, अरे हाँ कि ना। तो इधर आ गया 100 अपॉन 373 इंटू 100। तो ईटा इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा, ईटा इक्वल टू 100 अपॉन 373 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो इधर आ जाएगा 0.268 इंटू 100। तो ईटा इक्वल टू आ गया 26.8%। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। द थर्मोडाइनमिक प्रोसेस आर इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो ये कुछ थर्मोडाइनमिक प्रोसेस दे रखे हैं और हमें मैच करना है कौन सी प्रोसेस है। तो अगर हम फोर्थ प्रोसेस देखें तो फोर्थ प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, अरे हाँ कि ना, है कि नहीं। अगर फोर्थ प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है तो ये कौन सी हो गई, ये होगी आइसोबारिक। तो प्रोसेस फोर्थ हो गई आइसोबारिक। तो आइसोबारिक कौन सी है, ऑप्शन नंबर बी। और फर्स्ट प्रोसेस हो गई, फर्स्ट प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो फर्स्ट प्रोसेस में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गए तो ये हो गई आइसोकोरिक। तो फर्स्ट वाला हो गया आइसोकोरिक। और अब ये दो बची, इसमें एक आइसोथर्मल होगी, एक एडियाबैटिक होगी। जिसमें स्लोप ज़्यादा है वो होगी एडियाबैटिक, और जिसमें स्लोप कम है वो आइसोथर्मल। तो अगर हम ये वाली देखें सेकंड वाला, तो सेकंड वाला कौन सा हुआ, एडियाबैटिक, क्योंकि इसमें स्लोप ज़्यादा है। और ये वाली क्या हो गई, ये हो गई आइसोथर्मल। तो सेकंड वाली होगी एडियाबैटिक, और ये होगी आइसोथर्मल। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट का सी। तो ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, फर्स्ट का सी। और क्यू का हो गया, क्यू कौन सा है, क्यू है दूसरा, तो क्यू का हो गया ए। तो ऑप्शन नंबर बी मैच कर जाएगा। अ कार्नोट इंजन हैविंग एन एफिशिएंसी 1/10 एज हीट इंजन, हीट इंजन की तरह यूज करते हैं तो 1/10 एफिशिएंसी है, इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेटर, लेकिन बाद में इसे रेफ्रिजरेटर की तरह यूज़ किया जाता है। इफ़ वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 10 जूल, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम द रिजर्वर एट लोअर टेम्परेचर। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि कार्नोट इंजन को, जो कार्नोट इंजन है उसे हीट इंजन की तरह जब यूज़ करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी होती है 1/10। तो ये मान लेते हैं कार्नोट इंजन है, हीट इंजन, तो इसकी एफिशिएंसी में दे रखी है कितना, ईटा इक्वल टू 1/10। और अगर ये कार्नोट इंजन है तो इसका टेम्परेचर मान लेते हैं T1 और ये मान लेते हैं T2। तो ये क्या हो गया, सोर्स, ये हो गया सोर्स, और ये हो गया सिंक, ये हो गया इंजन। तो सोर्स का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अरे हाँ कि ना, T1 इज़ ग्रेटर देन T2, क्योंकि कार्नोट इंजन में सोर्स का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो ईटा दे रखा है 1/10, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 - टी सिंक अपॉन टी सोर्स, और टी सिंक है T2, तो इसे लिख सकते हैं T2 अपॉन T1, अरे हाँ कि ना। तो अगर हम यहाँ से लिखना चाहें T2 अपॉन T1
इक्वल टू 1-1/10, अरे हाँ कि ना, और इसे लिख सकते हैं 9/10। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया T2/T1 इक्वल टू 9/10। यहाँ से एक रिलेशन मिल गया। अब अगर इस हीट इंजन इस कार्नोट इंजन को अगर रेफ्रिजरेटर की तरह यूज़ किया जा रहा है तो वर्क डन जो सिस्टम पर किया जा रहा है वो है 10 जूल। अब मान लेते हैं ये तो था हीट इंजन और ये है रेफ्रिजरेटर। इसमें एक होता है लोअर टेम्परेचर और एक होता है हायर टेम्परेचर। अब लोअर टेम्परेचर से हीट निकाली जाती है, तो लोअर टेम्परेचर कौन सा इसमें था, लोअर टेम्परेचर इसमें था T2। तो लोअर टेम्परेचर मान लेते हैं, ये वाला हो गया T2 और ये हो गया T1। लोअर टेम्परेचर से हीट निकाली की मान लेते हैं Q1 और इस सिस्टम पर वर्क किया गया W और हायर टेम्परेचर पे हीट चलेगी Q2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं Q2 इक्वल टू Q1 प्लस W। अरे हाँ कि ना, क्योंकि लोअर टेम्परेचर से हीट हमने निकाली Q1 और कुछ वर्क किया और कुछ जो हीट थी टोटल मिला के हीट प्लस वर्क वो Q2 की तरह बाहर निकल गया। तो Q2 इक्वल टू आ गया Q1 प्लस W। अरे हाँ कि ना, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द रिजर्वर एट लोअर टेम्परेचर, मतलब Q1 निकालना है हमें। तो Q1 कैसे निकालेंगे, अब अगर हम कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस लिखना चाहें, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में हम लिखते हैं कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और हीट इंजन में क्या होता है एफिशिएंसी। तो कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा को हम लिख सकते हैं Q1/W और इसे हम लिख सकते हैं हायर टेम्परेचर है T1 अपॉन डिफरेंस इन टेम्परेचर। डिफरेंस इन टेम्परेचर हो जाएगा T1 माइनस T2। अरे हाँ कि ना, तो हमें Q1 निकालना है। तो Q1 अपॉन वर्क किया जा रहा है 10 जूल, तो Q1/10 इक्वल टू T1 माइनस T2। अरे हाँ कि ना, तो इधर आ जाएगा 10, इसे रिवर्स करेंगे तो 10/Q1 इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन T1। तो 10/Q1 इक्वल टू आ गया 1 माइनस T2 अपॉन T1। अरे हाँ कि ना, क्योंकि T1 को इसके अपॉन में ले आए और इसके अपॉन में ले आए, इधर T1 से T1 कट गया तो 1 आ गया माइनस T2 अपॉन T1। तो 10/Q1 इक्वल टू आ गया 1 माइनस T2 अपॉन T1। T2 अपॉन T1 अभी हमने निकाला 9/10, तो इधर आ गया 9/10। तो इसे सॉल्व करेंगे, तो आएगा 10/Q1 इक्वल टू 10 माइनस 9 यानी कि 1/10। तो Q1 इक्वल टू आ गया 100 और हमें यही निकालना है Q1। A refrigerator work between 4 degrees Celsius and 30 degrees Celsius. It is required to remove 600 calorie of heat every second in order to keep temperature of refrigerator space constant. The power required is. तो ये कुछ रेफ्रिजरेटर इस तरह से होता है, इसमें T1 टेम्परेचर का मतलब लो टेम्परेचर होता है, यहाँ से कुछ Q1 हीट निकालते हैं और T2 टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होता है, इधर कुछ Q2 हीट चली जाती है और यहाँ पे कुछ वर्क डन होता है। मतलब हाँ और ये रेफ्रिजरेटर है, इस रेफ्रिजरेटर को कुछ वर्क प्रोवाइड करते हैं और ये रेफ्रिजरेटर क्या करता है, लो टेम्परेचर से Q1 हीट लेके हाई टेम्परेचर पर Q2 हीट दे देता है। तो अगर मैं यहाँ से लिखना चाहें Q2, तो Q2 को हम लिख सकते हैं Q1 प्लस W। अरे हाँ कि ना, तो हमें निकालना है पावर, कितनी पावर सप्लाई करी। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम, और हम ये सब कुछ 1 सेकेंड के लिए करें, T इक्वल टू 1 सेकेंड। अगर T इक्वल टू 1 सेकेंड ले लिया तब पावर इक्वल टू क्या हो गया, पावर इक्वल टू हो गया वर्क डन। तो अगर हम लिखना चाहें यहाँ से
देखो रेफ्रिजरेटर क्या करता है कि रेफ्रिजरेटर लोअर टेम्परेचर से हीट लेता है और हायर टेम्परेचर को हीट दे देता है। कैसे करता है, मान लेते हैं ये है रेफ्रिजरेटर। इस रेफ्रिजरेटर को अगर हमने एक्सटर्नल डब्ल्यू वर्क प्रोवाइड किया, ये डब्ल्यू वर्क क्या करेगा, लोअर टेम्परेचर T1 से कुछ मान लेते हैं Q1 हीट को लेगा और हायर टेम्परेचर T2 को Q2 हीट दे देगा। रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, लोअर टेम्परेचर से हीट निकाल के हायर टेम्परेचर को दे देता है। तो अगर हम यहाँ से एक क्वेश्चन लिखना चाहें तो Q2 इक्वल टू लिख सकते हैं Q1 प्लस W, लिख सकते हैं कि नहीं। और उसी तरह से अगर हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा लिखना चाहें तो बीटा इक्वल टू होता है Q1 अपॉन W, और इसे टेम्परेचर के टर्म में लिखना चाहें तो होता है हायर टेम्परेचर है T2 अपॉन डिफरेंस इन टेम्परेचर। डिफरेंस इन टेम्परेचर हो जाएगा T2 माइनस T1। अरे हाँ कि ना। तो यहाँ से Q1 कितना है, 600 कैलोरी। तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। Q1 है 600 कैलोरी, लेकिन सब कुछ SI यूनिट में डालना पड़ेगा। SI यूनिट क्या होती है, जूल। तो कैलोरी को जूल में बदलेंगे तो आ जाएगा 600 इंटू 4.2 अपॉन W इक्वल टू T2 कितना है, T2 होता है हायर टेम्परेचर कितना, 30 डिग्री सेल्सियस। और 30 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो आएगा 273 प्लस 30, यहाँ कि ना। और नीचे डिफरेंस इन टेम्परेचर या तो हम दोनों को केल्विन में बदल के डिफरेंस कर लें या फिर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट डिफरेंस कर लें। डिफरेंस दोनों का सेम रहेगा चाहे किसी भी यूनिट में करें। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, 30 माइनस 4। तो यहाँ से आ जाएगा, एक जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो, और 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 1 25 अपॉन W इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 3 और 7 और 3 10, 2 और 1 3, 303 और नीचे आ जाएगा 26। तो W क्या आ गया, W आ गया 2520 इंटू 26 अपॉन 303। तो W इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 236.5 जूल। अगर इसे सॉल्व करेंगे इतना आ जाएगा। और ये क्या है, वर्क मिल गया हमें, और इतना वर्क हर सेकंड में प्रोवाइड इसे किया जा रहा है। मतलब प्रत्येक सेकंड में वर्क इतना प्रोवाइड किया जा रहा है। तो पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, और टाइम कितना है, 1 सेकेंड। तो पावर इक्वल टू क्या आ गया, वर्क। तो पावर भी यही आ जाएगा, P इक्वल टू क्या आ जाएगा, P इक्वल टू आ जाएगा 236.5 वाट। क्योंकि पावर और वर्क दोनों सेम इसलिए आ गया क्योंकि टाइम की वैल्यू क्या है, 1 सेकेंड। हर एक सेकेंड में W वर्क प्रोवाइड किया जा रहा है इसे। तो 236.5 ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। द टेम्परेचर इनसाइड ए रेफ्रिजरेटर इज T2 and the room temperature is T1. The amount of heat delivered to the room temperature for each joule of electrical energy consumed will be. तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर है T2 और रूम टेम्परेचर है T1। तो रूम टेम्परेचर हाई होता है, तो ये मान लेते हैं ये है रूम टेम्परेचर T1। रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर कितना है, T2, और ये सब कुछ डिग्री सेल्सियस में है। तो केल्विन में बदलेंगे तो इसमें 273 प्लस कर देंगे, और इसमें भी 273 प्लस कर देंगे। और इसे कितना बोला जा रहा है, अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर टू द रूम फॉर ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही, 1 जूल। इधर मान लेते हैं Q1 और इधर मान लेते हैं Q2, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर वर्क बोल सकते हैं W। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं Q2 इक्वल टू Q1 प्लस W। अरे यहाँ कि ना, यहाँ से Q1 इक्वल टू आ जाएगा Q1 इक्वल टू Q2 माइनस W। अरे यहाँ कि ना, और हमें निकालना है Q2। तो बीटा क्या होता है, बीटा इक्वल टू होता है Q1 अपॉन W इक्वल टू हायर टेम्परेचर, यानी कि
T1 प्लस 273 अपॉन डिफरेंस इन टेम्परेचर। डिफरेंस इन टेम्परेचर हो जाएगा ए वाला टेम्परेचर माइनस ए वाला टेम्परेचर, 273 दोनों में है वो कैंसिल हो जाएगा, तो डिफरेंस इन टेम्परेचर आ जाएगा T1 माइनस T2। और Q1 को लिख सकते हैं Q2 माइनस W, तो इधर आ गया Q2 माइनस W अपॉन W इक्वल टू T1 प्लस 273 अपॉन T1 माइनस T2। अरे हाँ कि ना, तो इधर आ गया Q2YW माइनस 1 इक्वल टू T1 प्लस 273 अपॉन T1 माइनस T2 और Q2 अपॉन W। वर्क डन कितना दे रखा है 1 जूल, तो इधर आ गया 1 इक्वल टू T1 प्लस 273 अपॉन T1 माइनस T2 माइनस 1, तो Q2 इक्वल टू आ जाएगा T1 प्लस 273 माइनस T1 प्लस T2 अपॉन T1 माइनस T2। तो यहाँ से T1 और T1 कट गया, तो Q2 इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा Q2 इक्वल टू T2 प्लस 273 अपॉन T1 माइनस T2। तो कौन सा ऑप्शन है, T2 प्लस 273 अपॉन T1 माइनस T2, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। A gas is compressed isothermally to half of its volume. The same gas is compressed separately through adiabatic process until its volume is again reduced to half. Then क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक गैस जो है वो आइसोथर्मली कंप्रेस करी जा रही है बी वॉल्यूम से लेकर B/2 तक। पहले आइसोथर्मली कंप्रेस करेगी, उसके बाद एडियाबेटिकली। तो ऑप्शन ए देखते हैं, कंप्रेसिंग द गैस थ्रू एडियाबेटिक प्रोसेस रिक्वायर मोर वर्क डन। देखो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, पहले वॉल्यूम था B, तो ये वॉल्यूम हो गया B से कंप्रेस किया गया B/2 तक, यहाँ तक। तो एक प्रोसेस ये हो गई, दूसरी प्रोसेस ये हो गई, और जिसमें ज़्यादा स्लोप होता है वो होती एडियाबेटिक। तो इसमें इस वाली का स्लोप ज़्यादा है, तो ये हो गई एडियाबेटिक। जिसमें कम स्लोप होता है वो होती है आइसोथर्मल, तो इसमें कम स्लोप है तो ये हो गया आइसोथर्मल। अब अगर हम वर्क डन देखें तो वर्क डन प्रेशर और वॉल्यूम जो ग्राफ होता है उसमें वर्क डन होता है वो एरिया अंडर कर्व होता है। तो अगर हम देखें इस वाले कर्व के अंडर एरिया ये वाला हो गया, लेकिन अगर हम इस वाले कर्व के अंडर देखें तो इसमें ये टोटल एरिया हो गया। तो एरिया किसके अंडर ज़्यादा आया, एडियाबेटिक वाले कर्व के अंडर एरिया ज़्यादा आया। इसका मतलब वर्क डन जो होगा एडियाबेटिक प्रोसेस में वो ज़्यादा होगा। इसमें क्या बोला जा रहा है, कंप्रेसिंग द गैस थ्रू एडियाबेटिक प्रोसेस रिक्वायर मोर वर्क टू बी डन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एरिया एडियाबेटिक में ज़्यादा आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। अब दूसरा चेक करते हैं, कंप्रेसिंग द गैस आइसोथर्मली और एडियाबेटिकली रिक्वायर सेम अमाउंट ऑफ वर्क। सेम अमाउंट नहीं होगा क्योंकि एडियाबेटिक में ज़्यादा है, क्योंकि इसका एरिया अंडर कर्व ज़्यादा आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। विच ऑफ द केस वेदर द कंप्रेशन थ्रू आइसोथर्मल और एडियाबेटिक रिक्वायर्स मोर वर्क विल डिपेंड अपॉन द एटोमिसिटी ऑफ द गैस। नो, द कंप्रेसिंग ऑफ गैस आइसोथर्मली विल रिक्वायर मोर, नो, और एडियाबेटिक में ज़्यादा होगा। Figure below shows two paths that may be taken by a gas to go from state A to state B. In the process AB, 400 joule of heat is added to the system, and in the process BC, 100 joule of heat is added to the system. The heat absorbed by the system in the process A to C will be. तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक गैस है ए से सी तक जाती है, दो प्रोसेस से जाती, पहले ए से बी जाती, बी से सी जाती, एक स्टेप एक प्रोसेस ये हो गई। दूसरी प्रोसेस है ए से डायरेक्टली सी तक जाती है, और क्या दे रखा है, 400 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम। ए से बी तक जाने में 400 जूल हीट ऐड करी जा रही, और बी से सी तक जाने में 100 जूल हीट ऐड करी जा रही। तो हमें बताना है ए से सी तक जाने में कितनी हीट ऐड करनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से डेल्टा क्यू क्या होता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू, अरे हाँ कि ना। और डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा यू होता है डेल्टा क्यू माइनस का डेल्टा डब्लू, अरे हाँ कि ना। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या होता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू, अरे हाँ कि ना। और डेल्टा यू को हम लिख सकते हैं यहाँ से डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्लू। तो अगर हम ए से लेकर बी तक जा रहे हैं, वो किसी भी प्रोसेस से जाएं, डेल्टा यू हमेशा सेम होगा, क्योंकि ये जो होता है वो स्टेट फंक्शन होता है, फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो डेल्टा यू जो होगा वो चाहे ए से बी जाएँ, बी से सी जाएँ, या फिर ए से डायरेक्टली सी चले जाएँ, डेल्टा यू दोनों में सेम होगा। इसका मतलब है डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्लू वो भी सेम होगा, ए से बी जाएँ और बी से सी जाएँ, या फिर डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्लू ए से डायरेक्टली सी चले जाएँ, वर्क डन दोनों में सेम होगा। तो वर्क डन चेंज इन इंटरनल एनर्जी दोनों में सेम होगा। कैसे लिखेंगे, ए से बी गए, बी से सी गए, इसमें हीट कितनी ऐड करी जा रही, ए से बी में 400 जूल हीट ऐड करी जा रही और बी से सी में 100 जूल। तो डेल्टा क्यू आ गया 400 प्लस 100 माइनस वर्क डन। ए से बी में कोई वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि ए से बी में जो एरिया अंडर कर्व है वो कुछ नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, इसमें एरिया अंडर कर्व कुछ नहीं होगा। लेकिन बी से सी में जो एरिया अंडर कर्व होगा वो ये होगा, तो इतना वर्क डन करना पड़ेगा। तो इसका कैसे निकालेंगे, एक रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी हो गई, लेंथ हो गई 6 इंटू 10⁴ इंटू ब्रेथ कितनी हो गई 4 - 2 इंटू 10⁻³ तो 4 - 2 इंटू 10⁻³ इक्वल टू, और ए से सी में जो चेंज इन हीट होगा मतलब डेल्टा क्यू वही निकालना है हमें। तो ये आ गया डेल्टा क्यू माइनस, और वर्क डन कितना होगा, वर्क डन हो जाएगा ए से सी में एक ये कर्व है और इसके नीचे एरिया हो गया ये वाला, तो यहाँ से हम वर्क डन लिख सकते हैं। एक तो एक ट्रायंगल बन गया, ये एक ट्रायंगल बन गया और दूसरा नीचे स्क्वायर बन गया। तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है, बेस है ये वाला, बेस है 4 - 2 इंटू 10⁻³ तो 4 - 2 इंटू 10⁻³ ये तो क्या बेस इंटू हाइट, हाइट है ये वाली, और हाइट हो गई 6 - 2 इंटू 10⁴। तो 6 - 2 करेंगे तो आएगा 4 इंटू 10⁴। ये हो गया ट्रायंगल का एरिया। और अब एक ये रेक्टेंगल बचा है, इसका भी एरिया निकाल लेते हैं। इसका लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस, लेंथ कितनी है 4 - 2 इंटू 10⁻³ तो 4 - 2, तो इसे डायरेक्ट कर देते हैं। 4 - 2 यानी कि 2 इंटू 10⁻³ इंटू हाइट, हाइट है 2 इंटू 10⁴। तो इधर आ गया 500 माइनस, यहाँ से आ जाएगा 2 6 12 और 10⁴ इंटू 10⁻³ यानी कि 10, तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे एक जीरो बढ़ जाएगा इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस, ये हो गया 4 - 2 क्या है 2, 2 से 2 कट गया, बचा कितना 4 इंटू 10 तो इधर आ गया 40 माइनस, इधर क्या है 2 2 4 और एक जीरो और, तो इधर आ गया 380 इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस 80। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू आ गया 380 प्लस 80।
तो यहाँ से डेल्टा क्यू इक्वल टू आ जाएगा 8 दूनी 16, 460 जूल। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 1 मोल ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस undergoes a transition from A to V along path AB as shown in the figure. Change in internal energy of the gas during transition. तो इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होता है, डेल्टा यू इक्वल टू होता है एन सी वी डी टी, अरे हाँ कि ना, और इसे हम लिख सकते हैं एन सी वी। सी वी को क्या लिख सकते हैं, सी वी को one mole of an ideal diatomic gas undergoes a transition from A to B along the path AB as shown in the figure. The change in internal energy of the gas during the transition is, तो इंटरनल एनर्जी चेंज हमें निकालना है, तो डेल्टा यू होता है, डेल्टा यू इक्वल टू होता है एन सी वी डी टी, अरे हाँ कि ना, और सी वी क्या होता है, सी वी इक्वल टू होता है एफ वाई टू आर। और क्योंकि यहाँ पे डायटोमिक गैस दिया गया है, डायटोमिक के लिए एफ की वैल्यू होती है 5, तो सी वी इक्वल टू आ जाएगा 5/2r। तो डेल्टा यू इक्वल टू आ जाएगा एन सी वी, सी वी की जगह भी लिख सकते हैं 5/2r। एन की 1 मोल दे रखा है तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, 1 इंटू 5/2r, ये तो क्या सी वी डी टी, डी टी क्या होगा, डी टी होगा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, इसका मतलब है टी बी माइनस टी ए, क्योंकि ए से लेकर बी तक जाती है, फाइनल हो गया बी और इनिशियल हो गया ए, तो इतना आ गया। तो डेल्टा यू इक्वल टू यहाँ से मिल गया हमें 5/2r टी बी कैसे निकालेंगे, पी बी इक्वल टू होता है एन आर टी, पी बी इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ से t इक्वल टू क्या आ जाएगा, t इक्वल टू आ जाएगा पी वी वाई एन आर, और n की वैल्यू दे रखी है 1, तो t इक्वल टू आ गया पी वी वाई आर। तो प्रेशर ऑफ B, वॉल्यूम ऑफ B बाई R माइनस प्रेशर ऑफ A, वॉल्यूम ऑफ A डिवाइडेड बाई R। तो R से R कॉमन मिलके ये वाला R कट गया, तो डेल्टा यू क्या आ गया, डेल्टा यू आ गया 5/2 प्रेशर एट बी पर प्रेशर कितना है, बी पर प्रेशर है 2 किलो पास्कल, तो 2 किलो पास्कल को पास्कल में बदलेंगे तो 2 × 10⁻³ इंटू वॉल्यूम कितना है 6, तो 6 माइनस प्रेशर एट ए है 5 किलो पास्कल, तो 5 × 10⁻³ इंटू वॉल्यूम है 4, तो यहाँ से आ गया 5/2 इंटू ये आ जाएगा 6 दूनी 12 इंटू 10⁻³ माइनस 20 इंटू 10⁻³, तो इधर आ जाएगा माइनस का 5/2 इंटू 20 में से 12 गए 8 इंटू 10⁻³, तो 2 से ये कट गया 4, और इधर आ गया माइनस का 20 इंटू 10⁻³ पास्कल, सॉरी पास्कल जूल में आएगा क्योंकि एनर्जी है, तो ये आ गया जूल, और इसे किलो जूल में बदलेंगे तो माइनस का 20 किलो जूल डेल्टा यू, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज 5, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दे रखा है, इफ़ द टेम्परेचर इनसाइड फ्रीजर इज -20°C, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग टू विच इट रिजेक्ट हीट। तो बीटा हमें दे रखा है, बीटा क्या दे रखा है, बीटा है 5, और ये क्या, ये मान लेते हैं टेम्परेचर T1 और ये मान लेते हैं T2। तो लोअर टेम्परेचर होता है T1 से कुछ हीट जाती है, मतलब ये जो रेफ्रिजरेटर है
रेफ्रिजरेटर T1 से हीट निकालता है कुछ और T2 को प्रोवाइड करता है। तो इधर आ गया Q2 जब इस पर W वर्क डन किया जाए। तो बीटा को हम लिख सकते हैं, बीटा इक्वल टू होता है Q1/W इक्वल टू हाइयर टेम्परेचर होता है कौन सा T2 अपॉन डिफरेंस इन टेम्परेचर, तो T2 माइनस T1। तो ये आ जाएगा बीटा, इसकी वैल्यू दे रखी है 5। तो हमें निकालना क्या है, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, तो हमें T2 निकालना है और T1 की वैल्यू दे रखी है -26 डिग्री सेल्सियस और इसे केल्विन में बदलेंगे तो आएगा -20 + 273 इक्वल टू -253 केल्विन। तो इधर आ गया T2 अपॉन T2 माइनस 253 और एक माइनस ये है और एक माइनस ये प्लस में आ गया है। इक्वल टू 5। तो इसे सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा T2 इक्वल टू 5T2 माइनस 5 × 15, 5 × 20 और 21, इसमें गलत हो गया थोड़ा, 5 × 15, 25 और 26, 5 दूनी 10 और 2 12। तो यहाँ से आ जाएगा T2 इक्वल टू, T2 आएगा 12, 6, 5 और नीचे आएगा 4। तो T2 इक्वल टू क्या आ गया, 4 से काटेंगे, 4 × 3 12, 4 × 4 2 बचे, 25 × 4 = 24 बचा 1, 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20, इतने केल्विन। और अगर इसे डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो T2 इक्वल टू आ गया 316.25 - 273 डिग्री सेल्सियस। तो इधर आ गया 0. तो यहाँ से आ जाएगा 0.25 डिग्री सेल्सियस और इधर माइनस करेंगे तो 6 में से 3 गया 3 और इधर 1, इधर हो गया 11, 11 में से 7 गया तो 3 और 1 4 और इधर बचा 2, 2 में से 2 गया 0, तो 43.25। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए नियरली। A thermodynamic system undergoes cyclic process ABCDA as shown in the figure. The work done by the system in the cycle. क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ दे रखा है हमें और वर्क डन निकालना है। तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ में जो एरिया ऑफ साइकिल होता है वही वर्क डन होता है। तो वर्क डन क्या होता है, एरिया ऑफ साइकिल। और अगर साइकिल क्लॉकवाइज है तो वर्क डन जो होता है W वो होता है निगेटिव, और साइकिल अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन जो होता है वो होता है पॉजिटिव। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन हो जाएगा, एक तो एक साइकिल ये है यहाँ से लेकर कुछ इस तरह से, एक साइकिल ये हो गई, दूसरी साइकिल हो गई ये वाली अगर साइकिल देखें ये है एंटी क्लॉकवाइज तो इसका वर्क डन होगा पॉजिटिव, लेकिन ये वाली साइकिल है क्लॉकवाइज तो इसका वर्क डन होगा निगेटिव। इसे बोल देते हैं 1 और इसे बोल देते हैं 2। तो W टोटल क्या आ जाएगा, W टोटल आ जाएगा W1 + W2। अरे यहाँ के ना, तो W1 को कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस कितना है, बेस है ये है 2b - b यानी कि V0 इंटू हाइट क्या है, हाइट है ये 3p0 - 2p0 यानी कि p0, और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव है। अब ये वाली दूसरी साइकिल का वर्क डन देखेंगे तो ये है क्लॉकवाइज तो वर्क डन होगा निगेटिव। तो 1/2 बेस हो जाएगा V0 और हाइट हो जाएगा p0। तो ये और ये कट गया तो वर्क डन क्या आ गया, वर्क डन आ गया 0। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। A monoatomic gas at pressure P having volume B expand isothermally to a volume 2B and then adiabatically to volume 16B. The final pressure of the gas.
क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक गैस है जिसका वॉल्यूम है B और प्रेशर है P, ये एक्सपेंड करती है और इसका वॉल्यूम हो जाता है 2B और ये एक्सपेंड करती है आइसोथर्मली और इसके बाद ये एडियाबेटिकली एक्सपेंड करती है एडियाबेटिकली और इसका वॉल्यूम हो जाता है 16V। तो हमें क्या बताना, फाइनल प्रेशर बताना है। इनिशियल प्रेशर है P, यहाँ पे मान लेते हैं प्रेशर P डैश और यहाँ पे मान लेते हैं प्रेशर P डबल डैश और हमें P डबल डैश ही निकालना है। तो इसे बोल देते हैं 1, इसे बोल देते हैं 2 और इसे बोल देते हैं 3। तो PV इक्वल टू क्या होता है, PV इक्वल टू होता है NRT। अरे यहाँ की ना, तो N और R तो कांस्टेंट होता है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये प्रोसेस आइसोथर्मली है। तो आइसोथर्म प्रोसेस में टेम्परेचर होता है कांस्टेंट, इसका मतलब ये वाला टर्म हो गया कांस्टेंट, तो ये वाला भी टर्म कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब PV इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट। पहली प्रोसेस के लिए PV है कांस्टेंट, तो PV कांस्टेंट करेंगे तो पहले प्रेशर है P, वॉल्यूम है B इक्वल टू, यहाँ पे प्रेशर हो गया P डैश इंटू वॉल्यूम हो गया 2V, तो 2B, तो B से B कट गया तो P डैश आ गया, P डैश इक्वल टू P/2। अरे हाँ कि ना, यहाँ पे प्रेशर P डैश हमें मिल गया P/2। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो प्रोसेस है वो है एडियाबेटिकली। एडियाबेटिक प्रोसेस में PV की पावर गामा जो होता है वो होता है कांस्टेंट। अरे हाँ कि ना, तो यहाँ पे अब हम 2 से लेकर 3 तक PV की पावर गामा कांस्टेंट करेंगे। कैसे, प्रेशर कितना है 2 पे, प्रेशर है P डैश और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 2B, तो 2B की पावर गामा इक्वल टू, यहाँ पे प्रेशर है P डबल डैश और वॉल्यूम है 16B, ये आ गया 16B की पावर गामा। तो P डबल डैश अपॉन P इक्वल टू 2B अपॉन 16B की पावर गामा। अरे हाँ कि ना, तो B से B कट गया, 2 से कट गया, ये इधर आ गया 8, तो P डबल डैश अपॉन P डैश इक्वल टू आ गया 1/8 की पावर गामा, और गामा की वैल्यू दे रखी है 5/3, तो ये आ गया 5/3। तो यहाँ से P डबल डैश आ जाएगा, P डबल डैश अपॉन P डैश इक्वल टू 1/8 को लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3। अरे हाँ कि ना, और ये ऊपर है इसकी पावर 1/3 और इस टोटल की पावर मान लेते हैं 5। ये जो पावर है 5/3, इसे हमने तोड़ के लिख दिया 1/3 और उसकी टोटल की पावर 5, तो 3 से 3 कट गया, तो यहाँ से आ गया P डबल डैश अपॉन P इक्वल टू 1/2 की पावर 5। तो P डबल डैश इक्वल टू आ गया P डैश इंटू 1/2 की पावर 5 इक्वल टू होता है 1/32। तो P डबल डैश आ गया P डैश कितना P/2, तो P/2 इंटू 1/32, तो P डैश यहाँ से P डबल डैश यहाँ से आ गया P/64, तो ऑप्शन नंबर C आ जाएगा। अ गैस टेकन थ्रो ए साइकिल A से B, B से C और C से A एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज़ द नेट वर्क डन बाय द गैस। ये जो ग्राफ है वो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है, और प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ में जो एरिया ऑफ साइकिल होता है वही वर्क डन होता है। तो वर्क डन क्या होता है, एरिया ऑफ साइकिल। तो क्योंकि ये जो साइकिल है वो क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज में वर्क डन होता है नेगेटिव, तो माइनस एरिया ऑफ साइकिल। ए ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस कितना है, ये हो गया 7, ये हो गया 5, ये हो गया 3 और ये हो गया 1, तो 7 - 2 इंटू 10⁻³ तो बेस हो गया 7 - 2 इंटू 10⁻³ ये तो हो गया बेस। और हाइट कितना है, हाइट है ये
तो 6 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 5, तो 6 माइनस 2 तो 6 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 5, तो यहाँ से आ जाएगा -1/2 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 5, तो 2 से काटेंगे तो 2 2 जा 4, और इधर आ गया 5 और 5 2 जा 10, तो माइनस का 10 इंटू 10 टू द पावर -2, तो इधर आ गया माइनस का 1000 जूल। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 1000 जूल। तो इसमें माइनस नहीं लगाया बट, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हम टिक कर देंगे। वैसे मतलब माइनस का आना चाहिए था लेकिन नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो वैसे सही आंसर तो यही होगा, माइनस का 1000 जूल। A thermodynamic system is taken through a cycle ABCD as shown in the figure. Heat rejected by the gas during the cycle. तो इस साइकिल में हीट कितना रिजेक्ट करी गई है वही हमें बताना है। तो डेल्टा क्यू क्या होता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू होता है डेल्टा यू माइनस डेल्टा डब्लू। अरे हाँ कि ना, और क्योंकि ये मान लेते हैं ए से चला, एक इसमें एरो गलत है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, कुछ ऐसा है, ठीक है, एरो इसमें गलत दिया गया है। तो डेल्टा क्यू क्या होता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू होता है डेल्टा यू माइनस डेल्टा डब्लू। ए से चला और ए पर आ गया, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, जीरो, क्योंकि वो तो स्टेट फंक्शन है। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा क्यू इक्वल टू आ गया माइनस का डेल्टा डब्लू। और ये जो ग्राफ दिया गया है वो है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ में एरिया ऑफ साइकिल होता है वही वर्क डन होता है, तो माइनस एरिया ऑफ साइकिल, सॉरी वर्क डन क्या होगा, एरिया ऑफ साइकिल। और क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज में वर्क डन होता है पॉजिटिव, तो माइनस का एरिया ऑफ साइकिल हम लिख देंगे, ये हो गई कितना 3b माइनस बी, ये हो गया 2b, और ये हो गया 2p माइनस पी, ये हो गया p। तो वर्क डन क्या आ गया 2b इंटू पी। तो डेल्टा क्यू क्या आ गया, डेल्टा क्यू इक्वल टू आ गया माइनस का 2bp। माइनस क्या बताता है, माइनस बताता है कि हीट जो है वो सिस्टम से निकली गई है, हीट रिजेक्टेड है। तो ऑप्शन 2bp आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 1 mole of an ideal gas goes from initial state A to final state B by two process. It first undergoes isothermal expansion from volume B to 3V, and then volume is reduced from 3V to V at constant pressure. Constant pressure. The correct PV diagram representing two processes. तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि A से लेकर B तक जाते हैं और आइसोथर्मली, और इसका वॉल्यूम B से 3V हो जाता है। तो A से लेकर मान लेते हैं B तक गए, इसका वॉल्यूम B से 3V हो गया, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है वो है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। तो PV क्या होता है, PV इक्वल टू होता है nRT। अरे हाँ कि ना, तो अगर इसमें बोला जा रहा है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो गया तो दो टर्म ये तो पहले से कांस्टेंट है, इसका मतलब ये वाला पूरा क्या हो गया कांस्टेंट, ठीक। अगर ये वाला पूरा कांस्टेंट हो गया इसका मतलब PV इक्वल टू क्या हो गया कांस्टेंट। तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट दिया जा रहा है, प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि प्रेशर तो आइसोबारिक प्रोसेस में कांस्टेंट होता है, तो ये तो नहीं हो सकता। अब A से लेकर B तक ये हो सकता है, वॉल्यूम B से लेकर 3V हो गया, ठीक है। और इसमें स्ट्रेट लाइन दी गई, ये स्ट्रेट लाइन का कर्व नहीं है तो कर्व होगा ये, तो ऑप्शन नंबर C भी नहीं हो सकता है। तो और ऑप्शन यही हो सकते हैं दोनों, B या D। तो A से B कुछ इस तरह से गया, इसमें भी A से B कुछ इस तरह से गया, ठीक है।
अब दूसरी प्रोसेस कौन सी है? दूसरी प्रोसेस है कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर है दूसरी प्रोसेस में, मतलब बी से लेकर यहाँ तक कांस्टेंट प्रेशर है। तो इसमें अगर देखें इस वाले कर्व में तो ये कांस्टेंट प्रेशर दिखा रहा है, लेकिन इसमें देखें ये इसमें प्रेशर कम हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया? डी। क्योंकि इसमें देखते हैं ये वाला हो गया आइसोथर्मल और ये होगी आइसोबारिक प्रोसेस, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। If delta U and delta W represent the increase in internal energy and work done by the system respectively in a thermodynamic process, which of the following is true? देखो डेल्टा Q इक्वल टू होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अब ऑप्शन चेक करते हैं। डेल्टा U इक्वल टू माइनस डेल्टा W इन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा U क्या होता है? जीरो। अरे हाँ कि ना, सॉरी, डेल्टा यू जीरो नहीं होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू जीरो होता है। तो डेल्टा क्यू क्या हो गया? जीरो। तो यहाँ से डेल्टा यू इक्वल टू क्या आ जाएगा? डेल्टा यू इक्वल टू आ जाएगा माइनस का डेल्टा डब्लू। एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू होता है जीरो। डेल्टा क्यू अगर जीरो हो गया तो डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्लू। तो डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्लू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डेल्टा यू इक्वल टू, अच्छा थर्ड ऑप्शन देखते हैं। डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा डब्लू नहीं होगा, माइनस आना चाहिए। और आइसोथर्मल में क्या होता है? आइसोथर्मल में होता है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा? जीरो। तो अगर डेल्टा यू इक्वल टू जीरो हो गया तो डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा डब्लू। अरे हाँ कि ना, आइसोथर्मल में तो डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा डब्लू नहीं, डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्लू इन आइसोथर्मल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। द इंटरनल एनर्जी चेंज इन अ सिस्टम दैट एब्जॉर्ब्ड 2 किलो कैलोरी ऑफ हीट एंड डन 500 जूल ऑफ वर्क। तो इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना है। डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या आएगा? डेल्टा यू इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा क्यू माइनस का डेल्टा डब्लू। डेल्टा क्यू में दे रखा है कितना? 2 किलो कैलोरी। तो 2 किलो कैलोरी को पहले कैलोरी में बदलेंगे तो 10 टू द पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर कैलोरी को जूल में बदलेंगे क्योंकि एसआई यूनिट तो जूल होती है। तो जूल में बदलने के लिए 4.2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस वर्क डन कितना है? 500 जूल, माइनस का 500। तो यहाँ से आ गया 4 टू जा 8, तो 8.4 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 500। तो इधर आ गया 8400 माइनस का 500 इक्वल टू 7900 जूल। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सा गलत है ये बताना है। इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस सिस्टम इज इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि इस एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम बिल्कुल इंसुलेटेड होता है। इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस प्रेशर इज कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता है। तो यही आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये गलत वाला है, गलत वाला ही ढूंढना है हमें। तो ऑप्शन नंबर बी आया जाएगा। अब ऑप्शन नंबर ये वाले चेक कर लेते हैं। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस पी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। इफ़ Q, E and W denote respectively heat added, change in internal energy and work done, then in closed cycle, closed cycle मतलब इनिशियल, मान लेते हैं कुछ ऐसे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होती है? सेम। और अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है इसका मतलब है उसकी इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी चेंज क्या है? जीरो। तो इंटरनल एनर्जी क्या है? E। तो E बराबर क्या हो गया? जीरो। जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं वो क्लोज साइकिल में जीरो होते हैं और इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होता है।
तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। एन इंजन हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 1/6 व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस्ड बाई 62 डिग्री सेल्सियस इट्स एफिशिएंसी इज डबल्ड। टेम्परेचर ऑफ सोर्स हमें निकालना है। देखो एफिशिएंसी में दे रखी है ईटा इक्वल टू क्या दे रखा है 1/6 और ईटा इक्वल टू होता है 1 माइनस टी सिंक मान लेते हैं T1 अपॉन टी सोर्स मान लेते हैं T2। ठीक, तो यहाँ से अगर हम T1 अपॉन T2 निकालना चाहें तो वो आ जाएगा 1 माइनस 1/6। तो T1 बाई T2 इक्वल टू आ गया 5/6। इसे बोल देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब बोला जा रहा है कि अगर सिंक का टेम्परेचर 62 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया जाए तो एफिशिएंसी डबल हो जाती है। तो सोर्स का टेम्परेचर बताना है, तो एफिशिएंसी डबल हो जाती है, इसका मतलब 2 इंटू 1/6 हो जाती है इक्वल टू 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक। टेम्परेचर ऑफ सिंक पहले कितना था T1, बाद में 62 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया गया है, इसका मतलब है T1 माइनस 62 डिग्री सेल्सियस और यहाँ के ना अपॉन और इधर अपॉन में क्या होगा टेम्परेचर ऑफ सोर्स मतलब T2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा T1 माइनस 62 अपॉन T2 इक्वल टू 1 माइनस, इसे काटेंगे तो इधर आ गया 3, 1 माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल टू 2/3। तो यहाँ से आ जाएगा T1 अपॉन T2 माइनस 62 अपॉन T2 इक्वल टू 2/3। अरे हाँ कि ना, तो T1/2 की जगह डाल देंगे 5/6। तो 5/6 माइनस 62 अपॉन T2 इक्वल टू 2/3। तो 62 अपॉन T2 इक्वल टू आ गया 5/6 माइनस 2/3। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 62 अपॉन T2 इक्वल टू 6, इधर आ गया 5, इधर आ गया 4, तो इधर आ गया 1/6। तो T2 क्या आ गया, T2 आ जाएगा 62 इंटू 6, तो 6 दूनी 12, 6 छंग 36 और 1 37, ये आ गया केल्विन में। तो T2 डिग्री सेल्सियस में निकालेंगे तो आ जाएगा 372 माइनस 373 इक्वल टू 99 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अ कार्नोट इंजन हुज सिंक इज एट 300 केल्विन। सिंक का टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन, हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 40%। by how much should the temperature of source be increased so as to increase its efficiency by 50% of original efficiency। तो एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी ईटा इक्वल टू होता है 1 माइनस टी सिंक अपॉन टी सोर्स। अरे हाँ कि ना, तो ईटा इनिशियल एफिशिएंसी हमें दे रखी है 40% या फिर 40% को हम लिख सकते हैं 0.4। इनिशियल एफिशिएंसी हमें दे रखी है 0.4 और फाइनल एफिशिएंसी ईटा2 बोल देते हैं। तो ईटा2 कितना हो गया 50% से इंक्रीज कर दी गई। 50% मतलब पहले थे 0.4, इसका 50% हो जाएगा 0.2, तो फाइनल एफिशिएंसी हो गई 0.4 प्लस 0.2, इसे लिख सकते हैं 0.6। इतना समझ आया कि नहीं, पहले एफिशिएंसी थी 0.4, उसके बाद 50% इंक्रीज करी गई एफिशिएंसी, तो फाइनल एफिशिएंसी क्या हो गई इनिशियल एफिशिएंसी प्लस इंक्रीज कितना है 50%, तो 0.4 का 50% हो जाएगा 0.2, तो ईटा2 हमें यहाँ से मिल गया 0.6। तो ईटा1 हम कैसे लिखेंगे, ईटा1 क्या है 0.4 इक्वल टू 1 माइनस T1। T1 क्या है टेम्परेचर ऑफ सिंक, इनिशियल है 300 केल्विन, तो ये आ गया 300 अपॉन T2। अरे हाँ कि ना, इस और बाद में एफिशिएंसी कितनी हो गई 0.6, तो इधर आ गया 0.6 इक्वल टू 1 माइनस
बाई हाउ मच शुड द टेम्परेचर ऑफ सोर्स बी इंक्रीज्ड, सोर्स का टेम्परेचर कितना बढ़ाया जाए ये हमें पता करना है, लेकिन सिंक का उतना ही रखना है। तो सिंक का पहले भी 300 था, अब भी 300 है। सोर्स का बढ़ाना है, तो सोर्स पहले था T2 पर, अब कितना हो जाएगा, मान लेते हैं डेल्टा T बढ़ा दें टेम्परेचर, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं, पहले कैसे करेंगे। तो हम ईटा 1 लिख सकते हैं। ईटा 1 इक्वल टू क्या होता है, तो हम इनिशियल एफिशिएंसी लिख सकते हैं। ईटा 1 दे रखा है 0.4 इक्वल टू 1 माइनस इनिशियल टेम्परेचर ऑफ सिंक कितना है 300 और टेम्परेचर ऑफ सोर्स मान लेते हैं T2। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ जाएगा 300 अपॉन T2 इक्वल टू 1 माइनस 0.4 और इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.6। तो T2 क्या आ गया, T2 आ गया 300 अपॉन 0.6, पॉइंट हटाएंगे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से काटेंगे तो 6 पंचे 30। तो T2 हमें मिल गया क्या, टेम्परेचर ऑफ सोर्स, टेम्परेचर ऑफ सोर्स मिल गया 500 केल्विन। अब क्या हो रहा है, अब उसकी एफिशिएंसी जो है 0.6 करनी है। तो एफिशिएंसी हो गई 0.6 इक्वल टू 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक कितना है 300, दोबारा भी तो 300। टेम्परेचर ऑफ सोर्स में हमें चेंज करना है, पहले था T2 और फिर मान लेते हैं हमने डेल्टा T चेंज कर दिया। तो यहाँ से आ गया 0.6 इक्वल टू 1 माइनस 300 अपॉन T2 है 500 केल्विन प्लस डेल्टा T। तो यहाँ से आ गया 300 अपॉन 500 प्लस डेल्टा T इक्वल टू 0.4। तो इसे सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा 300 इक्वल टू 5 को 20 और 2 0 पॉइंट और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा एक के बाद माइनस 0.4 इंटू डेल्टा T। तो डेल्टा T क्या आ जाएगा 0.4 इंटू डेल्टा T इक्वल टू 100 और डेल्टा T इक्वल टू आ जाएगा 100 अपॉन 0.4, पॉइंट हटाएंगे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 0 एक बढ़ा देंगे, 4 से काटेंगे तो इधर आ गया 25 और एक 0। तो डेल्टा T क्या आ गया 250 केल्विन। तो ऑप्शन नंबर C आ जाएगा। एन आइडियल हीट इंजन ऑपरेट इन कार्नोट साइकिल बिटवीन 2 to 7 डिग्री सेल्सियस एंड 1 to 7 डिग्री सेल्सियस। इट एब्जॉर्ब 6 into 10 to the power 4 कैलोरी ऑफ हीट एट हायर टेम्परेचर अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्टेड टू वर्क। तो कार्नोट इंजन में क्या होता है, कार्नोट साइकिल में एक होता है सोर्स जिसका टेम्परेचर होता है T1 और सिंक का टेम्परेचर मान लेते हैं T2 और सोर्स का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, T1 इज़ ग्रेटर देन T2। तो अगर सोर्स से Q हीट निकली तो ये कुछ वर्क डन हो गया और कुछ सिंक में चली गई, Q2 मान लेते हैं। तो Q1 क्या होगा, Q1 इक्वल टू हो गया Q2 प्लस W, अरे हाँ कि ना, और हमें निकालना क्या है, अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्टेड टू वर्क निकालना है। तो वर्क इक्वल टू आ जाएगा Q1 माइनस Q2, अरे हाँ कि ना, और
और हमें दे रखा है 6 × 10⁴ कैलोरी ऑफ हीट एट हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर है T1 और हायर टेम्परेचर से जो हीट निकलेगी वो है Q1 और Q1 की वैल्यू दे रखी है 6 × 10⁴ कैलोरी। तो W इक्वल टू क्या आ गया, W इक्वल टू आ गया 6 × 10⁴ कैलोरी, अरे हाँ कि ना, माइनस Q2। इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसमें एक रिलेशन और होता है Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू T1 अपॉन T2, अरे हाँ कि ना। तो Q1 कितना है, Q1 है 6 × 10⁴ अपॉन Q2 इक्वल टू T1 है हायर टेम्परेचर है 227 डिग्री सेल्सियस। इसे केल्विन में बदलेंगे तो आ जाएगा 227 प्लस 273 अपॉन T2 होता है लोअर टेम्परेचर है 127 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में बदलेंगे तो 273 से ऐड कर देंगे, तो इधर आ गया 6 × 10⁴ अपॉन Q2 इक्वल टू, इधर आ गया 2 2 4 5, तो 500 अपॉन 400, 0 से 0 कट गया, तो यहाँ से Q2 इक्वल टू मिल जाएगा हमें 624 × 10⁴ अपॉन 5, तो Q2 इक्वल टू आ जाएगा 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, ये पॉइंट है यहाँ पे, इंटू 10⁴ जूल, सॉरी कैलोरी, क्योंकि सारी जो एनर्जी है वो कैलोरी में हमने डाली है। तो वर्क डन क्या आ गया, वर्क डन आ गया 6 × 10⁴ माइनस 4.8 × 10⁴, तो वर्क डन इक्वल टू आ गया 1.2 × 10⁴ कैलोरी। तो 1.2 × 10⁴, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिवर्सिबल, इसमें से रिवर्सिबल कौन सी है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाई रेडिएशन, तो रेडिएशन की जो होती हैं वो रिवर्सिबल नहीं होती। जैसे सन से अर्थ पे रेडिएशन आती है तो ऐसा नहीं है कि वो रिवर्स करके वो चली जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक हीटिंग ऑफ नाइक्रोम वायर, इलेक्ट्रिक मतलब किसी से करंट पास होता है तो उसमें हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ हीट जो करंट होता है वो हीट एनर्जी में थोड़ा कन्वर्ट होता है, तो उसमें भी रिवर्सिबल नहीं होता है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाई कंडक्शन, ये भी नहीं होता है। आइसोथर्मल कंप्रेशन, जो कार्नोट साइकिल होता है उसमें आइसोथर्मल कंप्रेशन एक जगह होता है और वो रिवर्सिबल होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 1 mole of an ideal gas at an initial temperature T Kelvin does 6 joule of work adiabatically. If the ratio of specific heat of this gas at constant pressure and constant volume is 5/3, मतलब गामा दे रखा है हमें, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस विल बी, देखो नंबर ऑफ मोल्स में क्या दे रखा है, एन दे रखा है 1, टी इनिशियल टेम्परेचर में दे रखा है T केल्विन, वर्क डन दे रखा है 6 R और प्रोसेस है एडियाबेटिकली, और गामा की वैल्यू दे रखी है 5/3 और हमें निकालना है फाइनल टेम्परेचर। तो डेल्टा क्यू क्या होता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू होता है डेल्टा यू माइनस डेल्टा डब्लू, अरे हाँ कि ना, सॉरी प्लस, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। और क्योंकि ये प्रोसेस एडियाबेटिकली है, एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू होता है 0, तो डेल्टा यू यहाँ से आ जाएगा डेल्टा यू इक्वल टू माइनस का डेल्टा डब्लू, अरे हाँ कि ना। तो डेल्टा डब्लू को या फिर हम लिखना चाहें तो डेल्टा डब्लू इक्वल टू आ जाएगा माइनस का डेल्टा यू, और डेल्टा यू को लिख सकते हैं माइनस एन सी वी डी टी, अरे हाँ कि ना। इसे हम लिख सकते हैं माइनस का एन सी वी, और सी वी को लिख सकते हैं आर अपॉन गामा -1, और डी टी को लिख सकते हैं टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, अरे हाँ कि ना। तो ये आ जाएगा
एन आर अपॉन गामा माइनस 1 टी इनिशियल माइनस टी फाइनल। तो अब इसे इधर सॉल्व करते हैं इसे। डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू आ गया एन, नंबर ऑफ मोल्स हैं 1 आर अपॉन गामा, गामा की वैल्यू दे रखी है 5/3 माइनस 1, और इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है टी केल्विन, और फाइनल टेम्परेचर कितना है, फाइनल टेम्परेचर है टी, फाइनल टेम्परेचर में निकालना है टी फाइनल, और वर्क डन दे रखा है 6 आर। तो यहीं पे वैल्यू पुट कर देते हैं वर्क डन की 6 आर, तो आर से आर कट गया, तो इधर क्या आ गया, इधर बचा 6 इक्वल टू टी माइनस टी फाइनल अपॉन 3 × 3, 5 में से 3 गए 2, तो इधर आ गया 2 अपॉन 3, तो इधर आ गया 6 × 2 अपॉन 3 इक्वल टू टी माइनस टी फाइनल। तो यहाँ से आ गया 3 से ये काटेंगे तो 3 × 2 = 6, दिस इम्प्लाइज दैट टी फाइनल इक्वल टू टी माइनस 2 × 2 = 4, और ये हो जाएगा केल्विन में, टी माइनस 4 केल्विन, टी माइनस 4, ऑप्शन नंबर डी। एन आइडियल गैस हीट इंजन ऑपरेट इन ए कार्नोट साइकिल बिटवीन 227 डिग्री सेल्सियस एंड 127 डिग्री सेल्सियस। इट एब्जॉर्ब 6 किलो कैलोरी ऑफ हीट एट हायर टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क इक्वल्स। तो हमें वर्क में कितनी एनर्जी हीट कन्वर्ट हुई, इसका टेम्परेचर मान लेते हैं T1, और ये है टेम्परेचर T2। T1 कितना दे रखा है, T1 दे रखा है 227 डिग्री सेल्सियस, और T2 दे रखा है 127 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ से मान लेते हैं Q1 हीट निकली, कुछ वर्क किया और कुछ हीट इधर चलेगी सिंक में। तो इट एब्जॉर्ब 6 कैलोरी ऑफ किलो कैलोरी, तो Q1 हमें दे रखा है, Q1 दे रखा है 6 किलो कैलोरी, तो Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू होता है T1 अपॉन T2। Q1 कितना दे रखा है 6 किलो कैलोरी अपॉन Q2 इक्वल टू T1 दे रखा है हमें 227 डिग्री सेल्सियस, इसे केल्विन में बदलेंगे तो 227 प्लस 273 अपॉन T2 कितना है 127 प्लस 273, तो इधर आ गया 6 अपॉन Q2, इधर आ गया 2 2 4 और 500 अपॉन 400, 2 0 से 2 0 कट गए, तो Q2 इक्वल टू आ गया 6 चौक 24/5, तो 24/5, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, ये आ गया किलो कैलोरी। Q1 हमें पता है, Q2 भी पता है, तो अगर मैं यहाँ से लिखना चाहें तो Q1 इक्वल टू होता है Q2 प्लस W, तो W इक्वल टू आ जाएगा Q1 माइनस Q2। Q1 कितना है 6, Q2 है 4.8, तो ये आ गया 1.2 किलो कैलोरी, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। The efficiency of Carnot engine is 50% and the temperature of sink is 500 Kelvin. If temperature of source is kept constant and its efficiency is to be raised to 60%, then required temperature of sink. Efficiency होता है 1 माइनस टी सिंक अपॉन टी सोर्स, अरे हाँ कि ना, तो एफिशिएंसी पहले कितना 50%, मतलब 0.5 इक्वल टू 1 माइनस सिंक का टेम्परेचर मान लेते हैं T2 और सोर्स का टेम्परेचर मान लेते हैं T1, ठीक है। तो यहाँ से T2 अपॉन T1 क्या आ गया, T2 अपॉन T1 इक्वल टू आ गया 0.5। टेम्परेचर ऑफ सिंक हमें दे रखा है 500 केल्विन, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 500 अपॉन T1 इक्वल टू 0.5। तो T1 क्या आ गया, T1 आ गया 250 केल्विन।
अब क्या किया जा रहा है कि इट्स सोर्स का टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जा रहा है और एफिशिएंसी 60% है। तो एफिशिएंसी हो गई 0.6 इक्वल टू 1 माइनस सोर्स का टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जा रहा है। सोर्स का टेम्परेचर कितना है 250, तो नीचे आ गया 250 और टेम्परेचर ऑफ सिंक टेम्परेचर ऑफ सिंक हमें निकालना है, इसे बोल देते हैं टी डैश। तो यहाँ से टी डैश अपॉन 250 इक्वल टू 1 माइनस 0.6, इसे लिख सकते हैं 0.4। तो टी डैश क्या आ गया, टी डैश इक्वल टू आ गया 0.4 इंटू 250, तो ये आ गया 25 चौको 100। टी डैश इक्वल टू क्या आ गया, टी डैश इक्वल टू आ गया 100 केल्विन। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक ऑफ हीट इंजन आर 127 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस। एन इन्वेंटर क्लेम्स इट्स एफिशिएंसी टू बी 26% देन। तो ईटा क्या होता है, ईटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक। टेम्परेचर ऑफ सिंक कितना है 26 डिग्री सेल्सियस, तो इसे करेंगे तो 27 डिग्री सेल्सियस, 27 प्लस 273 अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स है 127, तो 127 प्लस 273, तो ईटा इक्वल टू आ गया 1 माइनस 300 अपॉन 400, 0 से 0 कट गया, ईटा इक्वल टू आ गया 1/4, या फिर हम लिख सकते हैं ईटा इक्वल टू 25%। एफिशिएंसी 25% आ गई। इसमें दिया कितना जा रहा है 26%। इट इज़ इम्पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल तो नहीं है क्योंकि 25 और 26 लगभग इक्वल हैं। इट इज़ पॉसिबल विद हाई प्रोबेबिलिटी, यही आंसर हो जाएगा क्योंकि 25 26 बराबर हैं लगभग, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। An engine takes heat from a reservoir and convert 1/6 part into work. By decreasing temperature of sink by 62 degrees Celsius, its efficiency become double. The temperature of source and sink must be. क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है कि ये मान लेते हैं सोर्स है जिसका टेम्परेचर है T1, ये है सिंक जिसका टेम्परेचर है T2, और इसमें बोला जा रहा है कि जो इंजन है, मान लेते हैं ये इंजन है, इंजन Q1 हीट लेता है, मान लेते हैं इसमें से Q1, और Q1 का 1/6 पार्ट जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसका मतलब ये जो वर्क होगा वो हो जाएगा Q1/6। अगर Q1/6 वर्क हो गया तो सिंक में कितना जाएगा, सिंक में जाएगा Q1 माइनस Q1/6, तो ये आ जाएगा 5 Q1/6। अरे हाँ कि ना। तो यहाँ से एफिशिएंसी हम लिख सकते हैं कैसे, ईटा इक्वल टू 1 माइनस एक तो हम टेम्परेचर के टर्म में एफिशिएंसी लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं एफिशिएंसी वर्क डन अपॉन Q1। तो ईटा इक्वल टू आ गया, वर्क डन कितना है, वर्क डन है Q1/6, और Q1 तो Q1 है ही, तो Q1 इक्वल टू ये कट गया, तो ईटा इक्वल टू आ गया 1/6। ईटा अगर हमें 1/6 मिल गया तो दूसरे केस में बोला गया है बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सिंक बाई 62 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ सिंक अगर 62 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज कर दिया जाए तो एफिशिएंसी डबल हो जाती है। तो डबल हो जाती है, इसका मतलब 2 इंटू 1/6 हो जाती है एफिशिएंसी, इक्वल टू 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक। टेम्परेचर ऑफ सिंक पहले मान लेते हैं T1 था और 62 डिग्री सेल्सियस से कम कर दिया गया है, तो T1 माइनस 62 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ सोर्स जो था वो मान लेते हैं T2, तो यहाँ से आ गया T1 माइनस 62 अपॉन T2 इक्वल टू 1 माइनस 1/3, इसे लिख सकते हैं 2/3। तो यहाँ से आ जाएगा 3T1 माइनस
3 2 जा 6, 3 6 जा 18 इक्वल टू 2T2। तो इधर आ गया 3T1 माइनस 2T2 इक्वल टू 186। इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब एफिशिएंसी पहले हमने लिखी वर्क डन अपॉन एनर्जी की तरह, अब हम एफिशिएंसी ऐसे भी लिख सकते हैं 1/6 इक्वल टू 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक पहले था T1 और टेम्परेचर ऑफ सोर्स था T2। तो यहाँ से T1/T2 क्या आ गया, T1/T2 इक्वल टू 1 माइनस 1/6 इक्वल टू 5/6। तो हमें निकालना क्या है, सिंक का टेम्परेचर निकालना है, मतलब T2 निकालना है हमें। तो T1 की वैल्यू यहाँ से डाल देंगे, T1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, T1 इक्वल टू आ जाएगा 5/6 T2। तो इधर आ गया 3 इंटू T1 की जगह पे डालेंगे 5/6 T1 माइनस 2T2 इक्वल टू 186। इधर काटेंगे तो इधर आ गया 2, तो 2 2 जा 4, तो इधर आ गया T2। तो T2/2 इक्वल टू 186। तो T2 इक्वल टू क्या मिल गया, T2 मिल गया 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 छंग 12, 18 दूनी 36 और 37 केल्विन। इसे अगर डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो 273 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर आ जाएगा 99 डिग्री सेल्सियस। और T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, T1 की वैल्यू आ जाएगी 5/6 इंटू T2 है 99। तो इधर इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 इंटू सॉरी यहाँ पे T2 की वैल्यू है जो डिग्री सेल्सियस वाली नहीं डालेंगे क्योंकि कैलकुलेशन में हमेशा केल्विन वाली वैल्यू डाली जाती है। तो इधर आ गया 372। तो 7 3 10 2 12, 3 से 6 से काटेंगे, 6 रंग 36, 1 बचे 6 दूनी 12। तो इधर आ गया 5 दूनी 10, 5 छक्का 30 और 1 31, ये आ गया केल्विन में। और डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो 27 और 10 37 डिग्री सेल्सियस। तो T1 क्या था, T1 था सोर्स, तो सोर्स का टेम्परेचर आ गया 37। देन द टेम्परेचर ऑफ सोर्स 37 सिंक क्या है T2 क्या है 99 और 37, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। The ratio of specific heat of gas at constant pressure to the constant volume is gamma. Cp/Cv दे रखा है gamma. Change in internal energy of a mass of gas when volume changes from B to 2B at constant pressure. तो इंटरनल एनर्जी हमें निकालना है। इंटरनल एनर्जी डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता है, सॉरी चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है डेल्टा यू इक्वल टू होता है NCV डेल्टा टी। अरे हाँ कि ना, तो ये आ जाएगा NCV को लिख सकते हैं R/, Γ-1 इंटू डेल्टा टी। अब ऊपर जो बना NR डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं P डेल्टा V/Γ-1 इक्वल टू P। डेल्टा V कितना है, डेल्टा V है फाइनल है 2V, इनिशियल है V, तो डेल्टा V हो गया V/Γ-1। तो डेल्टा U में मिल गया PV/Γ-1, ऑप्शन नंबर सी। The efficiency of Carnot engine operating between temperature 100 डिग्री सेल्सियस एंड -23 डिग्री सेल्सियस। तो एफिशिएंसी हमें निकालनी है। ईटा इक्वल टू क्या होता है, ईटा इक्वल टू होता है 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक T1 अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स T2। तो एफिशिएंसी इक्वल टू आ गया 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक का टेम्परेचर कम होता है, तो कम कौन सा है 23 डिग्री सेल्सियस माइनस का, तो इधर आ गया माइनस का 23
प्लस केल्विन में बदलेंगे तो 273 प्लस कर देंगे अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स है 100 प्लस 273, तो ईटा इक्वल टू क्या आ गया, ईटा इक्वल टू आ गया 1 माइनस 250 अपॉन 373, इसे सॉल्व करेंगे आएगा 373 माइनस 250 अपॉन 373, तो इधर आ जाएगा 1, इधर आएगा 123 अपॉन 373, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100 प्लस 23 अपॉन 373, तो 100 प्लस 23 अपॉन 373, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। A sample of gas expand from B1 to B2. The amount of work done by greatest when the expansion is, देखो B1 से B2 तक गए तो वर्क डन किस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा होगा, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, इक्वल। तो अगर हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व बनाएं सारी प्रोसेस के लिए, तो इसमें अगर देखें तो ये वाली प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो पहला वाला क्या हो गया, आइसोबारिक, और ये दूसरा और तीसरा, इसमें स्लोप किस में ज़्यादा है, स्लोप है तीसरी वाली में ज़्यादा, और जिसमें स्लोप ज़्यादा होता है वो होती है एडियाबैटिक, और जिसमें स्लोप कम होती है वो होती है आइसोथर्मल। अब वर्क डन सबसे ज़्यादा किस में होगा, वर्क डन सबसे ज़्यादा उसमें होगा जिसके अंडर एरिया सबसे ज़्यादा होगा। अगर हम ये मान लेते हैं थर्ड वाली प्रोसेस लें, थर्ड वाले के अंडर एरिया ये हो गया, सेकंड वाले में ये वाला एरिया और बढ़ गया, फर्स्ट वाले में ये वाला एरिया और बढ़ गया, तो फर्स्ट वाले में कितना हो गया टोटल एरिया, तो पहले वाले में एरिया सबसे ज़्यादा है तो वर्क डन भी सबसे ज़्यादा होगा। तो पहला वाला कौन सा है, आइसोबारिक, तो ऑप्शन नंबर बी। एन आइडियल गैस अंडरगोइंग एडियाबैटिक चेंज, प्रोसेस कौन सी, एडियाबैटिक, हैज़ प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, पीबी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, और हमें प्रेशर टेम्परेचर में रिलेशन निकालना है, तो पीबी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, और बी इक्वल टू क्या होता है, बी इक्वल टू होता है एनआरटी बाई पी। तो P वॉल्यूम की जगह पे हम डाल देंगे nRT बाई P की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से आ जाएगा P गामा की पावर P इंटू P की पावर माइनस का गामा और nRT की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ से लिख सकते हैं P की पावर 1 माइनस गामा इंटू T की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि NR तो पहले से कांस्टेंट है, तो P की पावर 1 माइनस गामा, T की पावर गामा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। In ideal gas A and real gas B have their volume increased from B to 2B under isothermal condition. The increase in internal energy. प्रोसेस कौन सी है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में टेम्परेचर जो होता है वो होता है कांस्टेंट, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, जीरो, क्योंकि इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो विल बी जीरो इन बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। एक 110 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू द गैसियस सिस्टम हुज इंटरनल एनर्जी इज 40 जूल, देन अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन। डेल्टा क्यू इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू, तो डेल्टा डब्लू क्या आ गया, डेल्टा डब्लू इक्वल टू आ गया डेल्टा क्यू माइनस का डेल्टा यू। डेल्टा क्यू हमें दे रखा है 110 जूल माइनस डेल्टा यू भी दे रखा है 40 जूल,
तो ये आ गया 70 जूल। A thermodynamic system is taken from a state A to B along ACV and is brought to A along BDA as shown in PV diagram. The net work done during the complete cycle is given by area. देखो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ दे रखा है और इस जो साइकिल का एरिया होगा वही वर्क डन होगा, और ये जो साइकिल है वो क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज साइकिल में वर्क डन जो होगा वो होगा नेगेटिव। तो एरिया ऑफ साइकिल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ साइकिल होगा ए से ये वाला टोटल एरिया होगा। तो एरिया ऑफ साइकिल हो जाएगा ACBDA, ऑप्शन नंबर सी। A thermodynamic process is shown in the figure. The pressure and volume corresponding to some point in the figure. प्रेशर वॉल्यूम दे रखा है, प्रेशर एट ए, प्रेशर एट बी, वॉल्यूम एट ए, वॉल्यूम एट बी। इन द प्रोसेस ए बी 600 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम एंड प्रोसेस बी सी 200 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द प्रोसेस ए टू सी। देखो डेल्टा क्यू क्या होता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू होता है, इस तरह का क्वेश्चन अभी पहले हम करवा चुके हैं एक। तो डेल्टा क्यू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। तो डेल्टा यू क्या आ जाएगा, डेल्टा यू इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्लू। अब अगर हमें ए से लेकर सी तक जाना है, वो हम चाहें ए से बी जाएं, बी से सी जाएं, या फिर ए से डायरेक्टली सी जाएं, तो इंटरनल एनर्जी चेंज जो होगा वो होगा सेम, क्योंकि इंटरनल एनर्जी सिर्फ फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करता है, रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब है डेल्टा यू एट ए से हम पहले बी जाएं और बी से सी जाएं, या फिर डेल्टा यू ए से डायरेक्टली सी चले जाएं, तो दोनों में सेम आएगा। इसका मतलब है डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्लू, ए से बी जाएं और बी से सी जाएं, या फिर डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्लू, ए से डायरेक्टली सी चले जाएं, दोनों में सेम आएगा। तो पहले इस वाली प्रोसेस में लिखते हैं, यहाँ से यहाँ तक ए से लेकर बी तक हीट कितनी ऐड हुई 600 जूल, तो ये आ गया 600 प्लस बी से सी तक हीट ऐड हुई 200 जूल, तो ये आ गया 200 माइनस ए से बी में वर्क डन, ए से लेकर बी तक वर्क डन क्या होगा 0, क्योंकि इस लाइन के अंडर एरिया कितना है 0, लेकिन ए बी से लेकर सी तक वर्क हुआ कितना हुआ, इसका 20 वर्क डन जो हुआ वो हुआ ये वाला, तो ये वर्क डन आ जाएगा, ये लेंथ हो गई कितनी, हाँ वॉल्यूम 5 माइनस 2 यानी कि 3 इंटू 10 टू दी पावर -3, अरे हाँ कि ना, और ये कितना हो गया, ये हो जाएगा प्रेशर एट वी, प्रेशर एट वी कितना 8 इंटू 10 टू दी पावर 4 इंटू 8 इंटू 10 टू दी पावर 4 इक्वल टू डेल्टा क्यू हमें निकालना है। डेल्टा क्यू नहीं निकालना है, हमें निकालना है इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा यू। तो ये मान लेते हैं डेल्टा यू, तो डेल्टा यू क्या आ गया, डेल्टा यू आ गया 6 और 2 800 माइनस 8 या 24 और 1 0, तो यहाँ से आ जाएगा 60 और 7 में से 2 गए 5, तो 560 जूल। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ए कंसिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा।